नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो हम आज पढ़ेंगे मनी बैंकिंग यानी कि मुद्रा बैंकिंग के जो हम सेगमेंट कवर कर रहे हैं वो है तरलता मैनेजमेंट यानी कि तरलता प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और इसके तहत हम ये देख रहे हैं कि कितने प्रकार के टूल्स का उपयोग आरबीआई के द्वारा तरलता को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर अभी तक हमारी कुल 3 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है। दूसरी जो हमारी क्लास हुई वो कल हुई थी और उस क्लास में हमने एसएलआर की बात की थी और देखा था कि एसएलआर को लेकर के आरबीआई का जो नॉर्म्स है वो क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि कल की क्लास मैंने पढ़ा था कि आरबीआई के द्वारा एसएलआर को मेंटेन करने को लेकर के कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन टर्मिनोलॉजी को, उन कॉन्सेप्ट को आज भी हम सीआरआर के क्लास में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए जो कल की क्लास थी उन टर्मिनोलॉजी को, उन कॉन्सेप्ट को हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आपको अगर डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप कल की क्लास पे जाकर के हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। हमारा जो पुराना लेक्चर है उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। आज हम यहाँ केवल उन टर्मिनोलॉजी का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, जैसे हम हर क्लास के पहले करते हैं। रिवीजन करेंगे और रिवीजन करते समय हम आपको उसकी एक शॉर्ट में झलकियां दिखाएंगे, उसको आप केवल समझिए और उसका इस्तेमाल हम सीआरआर में एज ए टर्मिनोलॉजी के रूप में करेंगे। तो सीआरआर की तरफ, आज की क्लास की तरफ बढ़ा जाए उससे पहले हम हर दिन की तरह जो रिवीजन करते हैं, रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं और पिछली क्लास को हम कुछ मिनटों में रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो कल की जो क्लास है वो हमने 2 फेज में किया था। पहले फेज में हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और टर्मिनोलॉजी उनका इस्तेमाल किया था। सेकंड फेज में हमने एसएलआर को पढ़ा था। तो फर्स्ट पेज में हमने ये देखा था कि एसएलआर और सीआरआर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो हमने जवाब दिया था कि ये दोनों आरबीआई के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और ये दोनों अप्लाइड किसके ऊपर होते हैं, कमर्शियल बैंक के ऊपर, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर एसएलआर और सीआरआर लागू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। दूसरा हमने बात देखा था कि आरबीआई के द्वारा एसएलआर और सीआरआर जारी करने का या लाने के पीछे क्या मोटिव है। तो हमने देखा था कुल 2 मोटिव से। पहला, बैंकों के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई एसएलआर और सीआरआर का इस्तेमाल करती है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कर देने की क्षमता और लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, अर्थात बैंकों की तरलता और कर देने की क्षमता को मेंटेन करने को लेकर के आरबीआई एसएलआर और सीआरआर का इस्तेमाल करती है। दूसरा हमने देखा था कि जो दूसरा मोटिव्स है वो मोटिव्स है ग्रोथ और इन्फ्लेशन, यानी कि समृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच में बैलेंस बनाने को लेकर के भी सीआरआर और एसएलआर का इस्तेमाल एज ए टूल्स आरबीआई करती है। फिर हमने वहां देखा था कि एनडीटीएल शब्द का इस्तेमाल किया था और एनडीटीएल का जो फुल फॉर्म था वो था नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी या नेट डिपॉजिट एंड टर्म लायबिलिटी। और हमने वहां पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यह हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि एनडीटीएल का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द डे बैंकों के पास जो बचा हुआ बैलेंस है वही बैलेंस उस दिन के लिए उस बैंक का एनडीटीएल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जैसे मान लीजिए एसबीआई है, वो सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होता है तो उसका ओपनिंग जो बैलेंस है वो 1500 करोड़ रुपए का है और बैंक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है। इस पूरी प्रक्रिया में अपने दैनिक प्रचालन यानी कि डेली ऑपरेटिंग लाइफ में एसबीआई से में 500 करोड़ रुपया जमा होता है और पूरे दिन भर में की कार्य प्रणाली में 300 रुपया निकाला जाता है। तो आरबीआई के पास जो बैलेंस बचा वो बैलेंस कितना बचा है, 200 रुपया। तो दिन भर की पूरी प्रक्रिया में जमा हुआ 500 रुपया, 500 करोड़ रुपया निकाला गया 300 करोड़ रुपया, बैलेंस कितना बचा 200 करोड़ रुपया और ऑलरेडी ओपनिंग के समय 1500 करोड़ रुपया रखा गया था। तो जब शाम को कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया ओपनिंग बैलेंस 1500 करोड़ प्लस दिन भर की प्रक्रियाओं से बचा बैलेंस 200 करोड़, कुल 1700 करोड़ रुपया बैंक के बंद होते समय एसबीआई के पास रखा हुआ था। तो यही 1700 करोड़ रुपया एसबीआई का उस दिन के लिए क्या है, एनडीटीएल है। इससे एक बात हमने क्लियर कर लिया, इससे एक बात हमने देख लिया कि जो एनडीटीएल है उसकी काउंटिंग डेली बेसिस पे की जाती है और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एनडीटीएल आरबीआई के द्वारा फिक्स होता है या किसी बैंकों के द्वारा फिक्स होता है या बैंकों के लिए एनडीटीएल फिक्स होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि एनडीटीएल की जो काउंटिंग है वो डेली बेसिस पे की जाती है। डेली कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन सब का जो कैलकुलेशन है वो एनडीटीएल के टर्म रूप में हम लागू करते हैं। तो डेली बेसिस पे ऑपरेटिंग होने के कारण एनडीटीएल चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता है। फिर हमने कल बात की थी डिपॉजिट की, तो हमने देखा था कुल दो तरीके का डिपॉजिट होते हैं किसी बैंक में। पहला जो डिपॉजिट होता है वो टाइम डिपॉजिट होता है, दूसरा जो डिपॉजिट होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट को हम बोलते हैं मांग जमा और टाइम डिपॉजिट को बोलते हैं हम सावधि जमा। डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि इसमें ग्राहक बैंक के पास अपना पैसा इस शर्त पे रखता है कि बैंक उस पैसे का इस्तेमाल अपने उपयोग के लिए करे, लेकिन जब ग्राहक को जरूरत होगी, इमरजेंसी में डिमांड होगी उस पैसे की, तो वह ऑन डिमांड उस पैसे को लेने के लिए उस बैंक के पास जाएगा और बैंक ग्राहक को इस पैसे को देने से मना नहीं कर सकता। इसलिए डिमांड डिपॉजिट को ऑन डिमांड भी बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट हमने देखा था दो तरीके का होता है। पहला जो था वो था हमारा सेविंग अकाउंट, दूसरा हमारा था करंट अकाउंट। फिर हमने क्या देखा था कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, ये ऑन टाइम होता है। ऑन टाइम का मतलब क्या है, जब आप बैंक के पास जाते हैं और आपने बैंकों में अपना पैसा कुछ समय के लिए जमा किया है, 3 साल 5 साल 10 साल, तो इस प्रकार का जो जमा होता है उसी को टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं या सावधि जमा होते हैं। इस प्रकार का जो पैसा जमा होता है वो पैसा कब मिलता है, जब आपका टाइम ड्यूरेशन, जब आपका टर्म पूरा हो जाता है, तब ये पैसा बैंक से ले सकते हैं। फिर हमने कल बात किया था दो शब्दों की, एक एसेट्स की, दूसरी लायबिलिटी की। और हमने कहा था कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो हमने कहा था एसेट्स क्या होते हैं, तो जनरल कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया था कि जो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूं, जिसका मेरे पास मालिकाना हक है, जिसको मैं गिरवी रख सकता हूं, जिसको मैं बेच सकता हूं, जिसके बदले में लोन उठा सकता हूं और जिसके बदले में कैश कलेक्ट कर सकता हूं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। तो हमने इस प्रकार देखा था कि कुल दो प्रकार के मेन एसेट्स होते हैं। पहले को करंट एसेट्स बोलते हैं, दूसरे को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स क्या होता है, जिसकी लिक्विडिटी 1 ईयर से कम होती है, अर्थात ऐसा एसेट्स जो 1 ईयर से कम समय में ही कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। और नॉन करंट एसेट्स ऐसा होता है जिसकी लिक्विडिटी 1 ईयर से अधिक हो, अर्थात ऐसा एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगता है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर हमने लायबिलिटी की बात की थी और लायबिलिटी को भी हमने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया था और हमने कहा था कि जो मेरा नहीं है, जो मेरे लिए उधार है, जो मेरे लिए कर्ज है, जिसका मेरे पास मालिकाना हक नहीं है, जिसे मैं बेच नहीं सकता, जिसे मैं गिरवी नहीं रख सकता और जो मेरे जेब से कैश को बाहर की तरफ निकाले, वो सारी चीजें क्या होती हैं, लायबिलिटी होती हैं। इसी रिस्पेक्ट में हमने आपको कल समझाया था कि जो डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट एक ग्राहक के द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा बैंक में जमा किया जाता है। तो जितने भी डिपॉजिट्स होती हैं उसका मालिकाना हक किसके पास होता है, कंज्यूमर के पास, जिसने पैसा बैंक में जमा किया है। तो जो डिपॉजिट है वो कंज्यूमर का है, कंज्यूमर उसका मालिक है, बैंक उसके लिए उधार करता है, उधार लेने वाला है। तो इस प्रकार जो जितनी भी डिपॉजिटें होती हैं वो कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि जो डिपॉजिट कर रहा है उसके लिए एसेट्स होती हैं, लेकिन किसी भी बैंक के लिए जितनी भी डिपॉजिट होती है वो क्या होती हैं, बैंक के लिए लायबिलिटी होती हैं। फिर हमने इसी तरह देखा था कि जो लोन्स होते हैं, लोन कौन देता है, एसबीआई यानी कि बैंक। लोन का मालिक कौन है, बैंक। लोन का कर्जदार कौन है, ग्राहक। ग्राहक उस लोन पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। ग्राहक उस लोन को तय समय पे जब बैंक चाहे देना ही पड़ेगा। और जो लोन ग्राहक ने लिया है उस लोन के ब्याज के रूप में उसके जेब से कैश निकल के किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा था कि जो लोन है, लोन का मालिक कौन है, एसबीआई यानी कि बैंक। और जो लोन है, लोन का कर्जदार कौन है, ग्राहक। तो जितनी भी प्रकार के लोन्स होते हैं वो किसी भी बैंक के लिए एसेट्स होते हैं और वही लोन्स कंज्यूमर्स के लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। इतनी चीजें कल की क्लास में हमने फेज 1 में टर्मिनोलॉजी में देखी थी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने चाहे
आरबीआई का मोटिव्स क्या है एसएलआर सीआरआर जारी करने का, दूसरा एनडीटीएल क्या है, डिपॉजिट कितने प्रकार की होती है, डिपॉजिट किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, बैंक के लिए एसेट्स क्या होता है, बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने आपको अभी फेज 1 में डिस्कस किया, ये सारी की सारी चीज़ें आज भी हम सीआरआर पढ़ते समय इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट करिएगा। जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं वो इसको पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए कल की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही कल हमने डिस्कस किया था फेज 2 में हमने डिस्कस किया था एसएलआर। तो हमने देखा था एसएलआर का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। और हमने उसमें देखा था कि अपने आकस्मिक या इमरजेंसी लिक्विडिटी को, अपने इमरजेंसी सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ये नाश बनाती है कि सभी वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल एनडीटीएल का कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, ताकि अगर इमरजेंसी में डिमांड आ जाए तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो पेमेंट लायबिलिटी है, उसकी समस्या ना खड़ी हो और बैंक के ऊपर ग्राहकों का, कंज्यूमर्स का जो विश्वास वो ना टूटे। इसको लेकर के आरबीआई ये मैंडेट करती है कि हर बैंकों का, हर कमर्शियल बैंकों का जो एनडीटीएल है उसका कुछ परसेंट उन्हें अपने पास रखना होगा। और हमने इसमें देखा था कि हमने कंक्लूजन निकाला था, वो क्या निकाला था कि जो एसएलआर है कौन डिफाइन कर रहा है, आरबीआई। किसके ऊपर लग रहा है, कमर्शियल बैंक के ऊपर। इसकी जो वो कैलकुलेशन है किस पे की जा रही है, एनडीटीएल पे। और यही से हमने एक कॉन्सेप्ट और निकाला था कि चूंकि एनडीटीएल की काउंटिंग डेली बेसिस पे की जाती है, इस प्रकार एसएलआर की काउंटिंग भी कैसे की जाती है, डेली बेसिस पे की जाती है। और इसी आधार पर मैंने आपसे कहा था कि कल बताया था कि जो वर्तमान एसएलआर है वो 18.5% है, लेकिन एसएलआर डेली बेसिस पे काउंट होता है, इसलिए आप इस डाटा को खुद देख करके अपडेट करते रहिएगा। फिर हमने आपको यहाँ समझाया था कि एसएलआर को किसी बैंक को किस रूप में रखना होता है। तो हमने आपसे कहा था कि 3 प्रकार से कोई भी बैंक एसएलआर को अपने पास रख सकती है, या तो वो कैश में रख सकती है, या वो गोल्ड में रख सकती है, या तो गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज में रख सकती है। और गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज क्या होता है, हमने बताया था एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और जिसकी गारंटी आरबीआई लेती है और आरबीआई उसको बेचती है। और ये माना जाता है कि अगर किसी बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया है तो उसने अपने एसएलआर को मेंटेन किया है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे डायग्राम, पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में कल समझाया था, तो आप पिछली क्लास से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो एसएलआर है उसका लिक्विडिटी से क्या रिलेशन है। तो हमने देखा था कि एसएलआर और लिक्विडिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी कि एसएलआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी और एसएलआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये कैसे घटता बढ़ता है, इसका महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेटिंग रूप में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आप इसको भी जाकर के पिछली क्लास पे हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा पे फ्रॉम लखनऊ पे सुन सकते हैं। तो इतनी चीज हमने एसएलआर में देखा था, इतनी चीज हमने एसएलआर में पढ़ा था। और आज की जो क्लास है हम इसी एसएलआर के अगला टर्म यानी कि सीआरआर को पढ़ेंगे, क्योंकि एसएलआर सीआरआर दोनों एक साथ काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो आज हम सीआरआर को पढ़ेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमने टर्मिनोलॉजी अभी आपको समझाई, इस सारी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म के रूप में, शॉर्ट में हम करेंगे सीआरआर की तरफ। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आज की क्लास सीआरआर की तरफ। तो आज हम अपने बढ़ते हैं अपने तीसरी क्लास की तरफ। ना हमने उसको हेडिंग दिया है जो पिछली क्लास से चलता आ रहा, मुद्रा बैंकिंग यानी कि मनी बैंकिंग। उसके तहत हम पढ़ रहे हैं सेगमेंट तरलता प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और लिक्विडिटी मैनेजमेंट की आज तीसरी क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट के रूप में आज आरबीआई के द्वारा कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज आरबीआई के द्वारा जिस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, या इसको हिंदी में बोलते हैं नकदी आरक्षित अनुपात। अगर मैं आपको डिफिनीशन ना बताऊं तब भी आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीआरआर है वो सीआरआर किस रूप में रखा जाता है बैंकों के पास, तो आप कहेंगे, नाम से ही ये अपने आप पहचान बता रहा है कि कैश रिजर्व है। कैश रिजर्व है। कैसा रिजर्व है?
कैश रिजर्व, यानी कि नकदी के रूप में, कैश के रूप में इसको रिजर्व करना होगा। तो कुछ चीज़ें मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि यूपीएससी में सबसे बड़ा जो खेल है वो यही है कि शब्दों का खेल बहुत अच्छा खेलता है यूपीएससी। तो आप कई बार अगर आपको चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं तो दिए गए शब्दों को रिपीट करिए, आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैश के रूप में रिजर्व किया जाता है सीआरआर के तहत। जो भी पैसा रिजर्व करना है, जो भी एसेट्स रिजर्व करना, वो कैसा होगा, कैश के रूप में ही किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सीआरआर। तो सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। हमने कल बात किया था एसएलआर में, और वहां क्या बोला था कि एसएलआर इज एन अमाउंट ऑफ फंड दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इट्ससेल्फ। क्या कहा था हमने कि एसएलआर एक अमाउंट है जिसको किसी भी बैंक को आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार अपने पास आरक्षित यानी कि रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है ताकि अपने वो इमरजेंसी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके। सीआरआर का क्या मतलब होता है, सीआरआर वह अमाउंट है जो किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। यानी कि क्या है, सीआरआर इज एन अमाउंट ऑफ फंड दैट ए कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विथ आरबीआई। कल हमने क्या पढ़ा था, यहां थोड़ा सा अंतर था, कीप विद इट सेल्फ, यहां इट सेल्फ के जगह पे क्या है, आरबीआई। तो जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ा करिए। अब अगर आपसे पूछे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कोई पूछे कि सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि जो एसएलआर है वो बैंकों का जो रिजर्व है, और उस रिजर्व को बैंक अपने पास खुद रखते हैं, कीप इट विद सेल्फ। लेकिन जो सीआरआर है वो रिजर्व किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है, कीप विद आरबीआई। तो ये हमने देखा था कि कैसे काम हुआ था वहां। तो सीआरआर वह अमाउंट होता है जो प्रत्येक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में। यानी कि सीआरआर इज एन अमाउंट ऑफ फंड दैट ए कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई। सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का, अगर इसको हम आसान भाषा में कहना चाहें, टेक्निकल भाषा से थोड़ा हटकर तो हम यही कहेंगे कि सीआरआर एक अमाउंट है जिसको किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल के कुछ परसेंट के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास इस बात के लिए रिजर्व रखना पड़ता है कि ताकि इमरजेंसी में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। तो सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल, हमने आपको एनडीटीएल समझाया क्या है, एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात, कैसा अनुपात, एक निश्चित अनुपात, और इस अनुपात कौन डिफाइन करेगा, आरबीआई। तो एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व में बनाए रखना होता है, जिससे इमरजेंसी कंडीशन में बैंक अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके तथा पेमेंट लायबिलिटी को पूरा कर सके। तो हमने क्या समझा, सीआरआर क्या है, सीआरआर एक अमाउंट है जिसको किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल के एक परसेंटेज रेशियो में आरबीआई के पास कैश के रूप में सुरक्षित यानी कि रिजर्व रखना पड़ता है। और यह इसलिए रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में अगर बैंक में लिक्विडिटी की कोई समस्या हो, भुगतान की कोई समस्या हो, पेमेंट लायबिलिटी से कोई रिलेटिव प्रॉब्लम हो, तो उनको इस कैश के द्वारा पूरा किया जा सके। अर्थात सीआरआर इज एन अमाउंट ऑफ फंड दैट ए कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद इट सेल्फ। तो हमने यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाला, और हमने आपसे कहा था जब भी आप पढ़ते जाइए, कोई भी डिफिनीशन पढ़िए तो आप उससे कंक्लूजन निकालिए, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है, जो रिजल्ट फाइनली आप निकालते हैं अपने सोच के, वही आपके एग्जाम तक जाता है, और उसी से क्वेश्चन भी बनता है यूपीएससी में। तो हमने क्या देखा यहाँ से, अब हमारे साथ देखिए क्या लिखा गया है। सीआरआर क्या है, हमने आपसे क्या बोला, सीआरआर एक अमाउंट है, सीआरआर एक अमाउंट है किसका, किसी कमर्शियल बैंक का। सीआरआर एक अमाउंट है किसका, किसी कमर्शियल बैंक का। सीआरआर एक अमाउंट है किसी कमर्शियल बैंक का जिसे कमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल के एक निश्चित परसेंटेज के रूप में आरबीआई के पास
किस रूप में रखती है? कैश के रूप में रिजर्व रखती है। इतनी बातें हमने देख लिया। तो हमने क्या कहा? सीआरआर एक अमाउंट है किसी कमर्शियल बैंक का, और वह कमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंटेज आरबीआई के पास कैश के रूप में रखता है। इसी को आप सीआरआर बोलते हैं। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला? पहला कंक्लूजन कि जो सीआरआर है उस सीआरआर को कौन डिफाइन करता है? तो हमने कहा उस सीआरआर को डिफाइन करता है आरबीआई। एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि डिफिनीशन से कि सीआरआर को कौन डिफाइन करता है? सीआरआर को आरबीआई डिफाइन करता है। दूसरी बात हमारी यहां से समझ में आ गई कि जो सीआरआर है वो किसके ऊपर अप्लाइड होता है। तो अभी हमने आपसे बताया कि सीआरआर एक अमाउंट है कमर्शियल बैंक का जिसे अपने एनडीटीएल के एक परसेंटेज के रूप में आरबीआई के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। तो सीआरआर डिफाइन कौन कर रहा है? आरबीआई। लेकिन सीआरआर लागू किस पे होगा? तो हमने कहा सीआरआर जो लागू होगा वो कमर्शियल बैंक पे लागू होगा। सीआरआर किस पे लागू होगा? कमर्शियल बैंक पे लागू होगा। तीसरी बात हमने क्या देखा? तीसरी बात हमने देखा वो ये देखा कि जो सीआरआर है हमने क्या कहा? सीआरआर एक अमाउंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको एक एक रेशा अलग कर सकें और आप भी ऐसे पढ़ें और एक एक रेशे को अलग करके कंक्लूजन निकाल सकें। जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन उठता है कोई भी डिफिनीशन आपकी अपनी हो जाएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाएगा। तो सीआरआर एक अमाउंट है किसी कमर्शियल बैंक का जिसे वह कमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल के एक निश्चित अनुपात में आरबीआई के पास किसमें रखती है? कैश में रखती है। तो यहां से एक बात समझ में आ गया कि सीआरआर किस में मेंटेन किया जाता है? सीआरआर मेंटेन किया जाता है कैश में। और यहां से एक डिफिनीशन और निकल के आई। क्या हमने कल देखा था क्या कि एसएलआर किस में मेंटेन किया जा रहा है? 3 मोड में, या तो कैश में, या तो गोल्ड में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन जो सीआरआर है वो डिफिनीशन ही बता रही है, उसका नाम ही बता रहा है कि सीआरआर को किस में रिजर्व रखना है? कैश के रूप में रिजर्व रखना है। तो 2 डिफरेंस पैदा हो गया। पहला डिफरेंस हमने क्या देखा था कि जो एसएलआर है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और ग्रोथ इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सीआरआर है उसका इस्तेमाल केवल लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमने डिफरेंस क्या देखा था कि जो एसएलआर है वो कहां रखा जाता है? बैंकों के अपने पास। लेकिन जो सीआरआर है वो कहां रखा जाता है? रिजर्व बैंक के पास। तो दूसरा डिफरेंस हमने ये देखा था सीआरआर और एसएलआर में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको होमवर्क भी ये मिलेगा कि आप कल हमें होमवर्क करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो भी हम आपको डिस्प्ले करेंगे उस पर हमें आप व्हाट्सएप करें कि एसएलआर और सीआरआर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो तीसरा डिफरेंस हमने क्या देखा? तीसरा हमने डिफरेंस देखा कि जो एसएलआर है वो कैश में या गोल्ड में या आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो सीआरआर है वो सीआरआर केवल और केवल ओनली किस में मेंटेन किया जाता है? कैश में। और यूपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को सीआरआर और एसएलआर को कंपेयर करके पूछ चुकी है। तीसरी बात हमने देखा, फिर मैं एक बार डिफिनीशन रिपीट करूंगा और आप करिए, आपको भी याद हो जाएगा हमारे साथ साथ। सीआरआर एक अमाउंट है किसी कमर्शियल बैंक का जिसे कमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल के 1% के रूप में आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व रखती है। तो यहाँ से एक बात और हमें समझ में आया कि जो सीआरआर है, सीआरआर की जो कैलकुलेशन है वो सीआरआर की कैलकुलेशन किस बेस पे किया जाता है? एनडीटीएल के बेस पे किया जाता है। सीआरआर का कैलकुलेशन किस बेस पे किया जा रहा है? सीआरआर का कैलकुलेशन एनडीटीएल के बेस पे किया जाता है। और एनडीटीएल को हमने क्या बताया था कि एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। और हमने कहा था क्या होता है? हमने कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे किसी बैंक का जो बैलेंस होता है वही एनडीटीएल कहलाता है। तो डिफिनीशन से एक बात क्या निकल के आई कि जो सीआरआर है वो सीआरआर का कैलकुलेशन किस पे किया जाता है? तो हमने कहा सीआरआर का जो कैलकुलेशन है वो एनडीटीएल पे किया जाता है। और एक चीज हमने और पढ़ा था कि जो एनडीटीएल है इसकी जो काउंटिंग है, इसकी जो कैलकुलेटिंग है वो कैसे की जाती है? तो हमने कहा था कि सीआरआर जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल का जो काउंटिंग है या एनडीटीएल का जो कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। ये कल हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था
कि एनडीटीएल की काउंटिंग की जा रही है डेली बेसिस पे, और जो सीआरआर है, ये सीआरआर किसके ऊपर काउंट किया जा रहा है? एनडीटीएल के ऊपर, और एनडीटीएल काउंट किया जा रहा है डेली बेसिस पे। तो इस आधार पे हम ये भी निष्कर्ष निकाले थे कि जो सीआरआर है उसकी काउंटिंग भी कैसे की जाएगी? डेली बेसिस पे। अर्थात जो सीआरआर है उसकी काउंटिंग दो तरीके से की जाती है, एक एनडीटीएल पे और दूसरा डेली बेसिस पे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आ गया कि सीआरआर भी एसएलआर की तरह फिक्स नहीं होता है। आरबीआई के द्वारा डिमांड सप्लाई सीआरआर डेली बेसिस पे काउंटिंग की जाती है, हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और उसमें हमने परिभाषा के ऊपर हम फिर से पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो सीआरआर है वो सीआरआर एक अमाउंट है किसी कमर्शियल बैंक का जो उसके एनडीटीएल पे काउंट किया जाता है, और एनडीटीएल पे एक निश्चित अनुपात में आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट और निकाला कि जो सीआरआर है वो किसके पास रखा जाएगा? आरबीआई के पास। लेकिन सवाल ये है कि जैसे लखनऊ में एसबीआई है, उसको शाम को सीआरआर मेंटेन करना है, तो क्या वो सीआरआर को लेकर के मुंबई किसी आदमी को भेजेगा कि आरबीआई में जाकर जमा करके आइए? नहीं। हर बैंक का आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट होता है, और हर बैंक के पास एक करेंसी चेस्ट होता है। उसी करेंसी चेस्ट में इस रिजर्व को रख दिया जाता है। जब उस करेंसी चेस्ट में इस रिजर्व को रखा जाता है तो मान लिया जाता है कि बैंक ने उस सीआरआर को मेंटेन किया है, और ये सीआरआर है वो रखा जाता है कमर्शियल बैंक के मेन ब्रांच में। तो इस तरीके से हमने सीआरआर को अभी तक पूरा पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है सीआरआर की लिमिट। कल हमने देखा था कि एसएलआर की लिमिट जो पहले आपने देखा था कि 25% उसकी मिनिमम लिमिट थी, 40% उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, लेकिन 2007 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके जो मिनिमम लिमिट है उसको हटा दी गई, लेकिन मैक्सिमम लिमिट वैसे एक ही वैसे बनी रही, यानी कि मैक्सिमम लिमिट अभी भी 40% बनी हुई है। उसी प्रकार जो सीआरआर है, सीआरआर को भी जो पहले थी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आरबीआई द्वारा डिफाइन की गई थी। पहले सीआरआर की जो मिनिमम लिमिट थी वो 3% थी, और जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 15% थी। इसका मतलब यह है कि आरबीआई अधिकृत था कि किसी भी बैंक के लिए सीआरआर की मिनिमम लिमिट को 3% और मैक्सिमम लिमिट को 15% करने का। अर्थात किसी भी बैंक को अपने कुल एनडीटीएल का आरबीआई के नाम के अनुसार मिनिमम 3% या मैक्सिमम 15% तक का कैश रिजर्व के रूप में रखना होता था। लेकिन 2007 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2007 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 के धारा 42 में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके सीआरआर की दोनों लिमिट अर्थात मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट की सीमाएं समाप्त कर दी गई थी। कल हमने देखा था कि जो 2007 का अमेंडमेंट था 1994 का, उसकी धारा 24 में संशोधन किया गया था, और एसएलआर की मिनिमम लिमिट को हटा दिया गया था, मैक्सिमम लिमिट को बनाए रखा गया था। इस प्रकार हमने वहां कहा था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1994, उसका जो धारा 24 है वो एसएलआर से संबंधित है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 है उसका धारा 42 यानी कि 24 का उल्टा धारा 42 में अमेंडमेंट किया गया, और सीआरआर की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दोनों हटा दी गई। इसका मतलब ये है कि अब सीआरआर का जो पहले मिनिमम लिमिट 3% थी, मैक्सिमम लिमिट 15% थी, अब इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। अब आरबीआई फ्री है, आरबीआई इस बात के लिए अधिकृत है कि सीआरआर को 0 कर सकता है और सीआरआर को 100% भी कर सकता है। तो हमने इस जो डिफिनीशन अभी हमने देखा सीआरआर की लिमिट को लेकर के, इससे जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला। पहला क्या किया कि जो सीआरआर है वो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 की धारा 42 से रिलेट करता है। कल हमने क्या देखा था, जो सीआरआर था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994 यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994 के आर्टिकल
24 से रिलेट कर रहा था SLR, वहीं आर्टिकल 42 से रिलेट कर रहा है CRR। दूसरा हमने क्या देखा कि जो वर्तमान में CRR की ना तो कोई मैक्सिमम लिमिट यानी उच्चतम सीमा है और ना ही कोई मिनिमम लिमिट है, यानी कि देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, नो मिनिमम लिमिट CRR की कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम लिमिट वर्तमान में नहीं है, क्योंकि इसको 2007 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994 के धारा 42 में अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। अर्थात RBI लिक्विडिटी के हिसाब से CRR के लिमिट को डिफाइन कर सकती है, इस बात के लिए उसको अधिकृत किया गया है। वर्तमान में जो CRR है वो 3% है, लेकिन हमने अभी आपको बताया, कल भी बताया था कि जो CRR है, जो SLR है, वो NDTL पे काउंट की जाती है और NDTL जो है वो डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा था कि जो CRR है वो डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। CRR डेली बेसिस के हिसाब से चेंज हुआ करता है, इसलिए हम आपको यहाँ जो बता रहे हैं 3%, वो आज के हिसाब से बता रहे हैं कि वर्तमान में 3% CRR है, लेकिन आप इसको समय के साथ इसको अपडेट करते रहिएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है चेक करें और अपडेट करें। इसका मतलब है, अगर इसको हम ऐसे समझें कि जैसे मान ली कल भी हमने कहा था कि हम बैंक, कमर्शियल बैंक ना बोल के बार बार उसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हम SBI लेंगे, और दूसरा बात हमने बोला था कि NDTL शब्द का बार बार इस्तेमाल ना करके हम SBI का NDTL कितना लेंगे, 100 करोड़ रुपया लेंगे, 100 करोड़ रुपया। तो जब हमने कहा कि जो वर्तमान में RBI के द्वारा ये बताया गया है कि किसी भी कमर्शियल बैंक यानी कि SBI को अपने कुल NDTL का 3% CRR के रूप में रखना होगा, ये RBI ने कहा है। तो अगर हम देखें वर्तमान में हमने माना कि SBI का आज जो NDTL है वो कितना है, 100 करोड़ रुपया। SBI का जो NDTL है आज, यानी कि आज का मतलब 1 जून को जो SBI का NDTL हो कितना है, 100 करोड़ रुपए। और 1 जून को RBI के द्वारा यह बताया गया कि SBI को अपने NDTL का 3% CRR के रूप में रखना होगा, यानी कि 1 जून को SBI का जो CRR होगा वो इस 100 यानी कि NDTL कितना है, 100 करोड़ का कितना होगा, 3%, यानी कि 3 करोड़ रुपए। ये जो 3 करोड़ रुपए होगा, 100 करोड़ का 3%, वो आज की डेट यानी कि 1 जून को SBI का क्या है, CRR है। तो हमने क्या देखा कि SBI जिसका NDTL 1 जून को 100 करोड़ है और RBI के द्वारा 1 जून को 3% CRR रखने के लिए मैंडेट किया गया है, तो SBI का 1 जून को जो CRR होगा वो कितना होगा, 3 करोड़ रुपए। अर्थात इस 3 करोड़ रुपए को SBI को RBI के पास कैश के रूप में रिजर्व रखना है, और इस 3 करोड़ रुपए का SBI किसी भी प्रकार से लोन देने में या लिक्विडिटी के रूप में ओपन मार्केट में देने में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल रिजर्व के रूप में रखा जाएगा इमरजेंसी लिक्विडिटी को मेंटेन करने को लेकर के। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जून के दिन SBI के पास, हालांकि पहले 100 करोड़ रुपया उसके पास NDTL था, लेकिन 1 जून को SBI के पास कुल कितना पैसा रहेगा लिक्विडिटी के रूप में ओपन मार्केट में डालने के लिए, तो हम कहेंगे SBI के पास इस 100 करोड़ रुपए में से जितना रिजर्व CRR के रूप में रखना है उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा आपके पास यानी कि 97 करोड़ रुपए, यही 97 करोड़ रुपए SBI के पास बचेगा, जिसको वह ओपन मार्केट में डाल सकती है। इसका मतलब क्या है कि SBI की जो लिक्विडिटी है वो कितनी है, 97 करोड़ रुपए। तो हमने क्या देखा कि जब CRR 3% है, और SBI का NDTL 100 करोड़ रुपए है, तो SBI का CRR कितना है, 3 करोड़ रुपए, और SBI की जो लिक्विडिटी है वो कितना है, 97 करोड़ रुपए। ये हमने देखा था। इसको आप समझिएगा, इसको एग्जाम्पल के रूप में हमने इसलिए समझाया क्योंकि अभी हम आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाएंगे और वहां हम इसको जो 97 करोड़ रुपए आया है इसको एज एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या देखा
पहला क्या निष्कर्ष निकाला कंक्लूजन से, वो निकाला कि सीआरआर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 की धारा 42 से रिलेट करता है। दूसरा हमने क्या कहा कि 2007 में जो अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के बाद अब वर्तमान में सीआरआर की ना तो कोई मैक्सिमम लिमिट है ना तो कोई मिनिमम लिमिट है। और तीसरी बात हमने क्या देखी, वर्तमान में जो सीआरआर है वो कितना परसेंट है, 3% है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वह है सीआरआर और लिक्विडिटी के बीच रिलेशन। हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का लिक्विडिटी से रिलेशन देखा था, हमने एसएलआर का लिक्विडिटी से रिलेशन देखा था, और हमने उसमें देखा था कि जो लिक्विडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेपो रेट के, लिक्विडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिवर्स रेपो रेट के, और लिक्विडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसएलआर के। यानी कि जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या एसएलआर बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी घटेगी, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर घटेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार सीआरआर और लिक्विडिटी का जब हम रिलेशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि लिक्विडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सीआरआर, यानी कि लिक्विडिटी सीआरआर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दोनों में अपोजिट संबंध होता है। यानी कि जब सीआरआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, और जब सीआरआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला केस अभी हमने आपको बताया था, केस नंबर 1। हम 3 केस के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिक्विडिटी और सीआरआर का रिलेशन घटता बढ़ता है। केस नंबर 1 में हमने देखा था, अभी आपको हमने समझाया था कि वर्तमान में यानी कि 1 जून को जब हमने कहा कि सीआरआर, अभी 2 मिनट पहले समझाया था, सीआरआर 3% है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि हम एनडीटीएल बैंक के रूप में हम एसबीआई को लेंगे और एनडीटीएल हम 100 करोड़ फिक्स मानेंगे। तो हमने क्या कहा कि 1 जून को जब सीआरआर 3% है और बैंक एसबीआई है, एसबीआई का 1 जून को जो एनडीटीएल है वो कितना है, 100 करोड़ रुपया। तो इस समय एसबीआई का जो सीआरआर होगा 1 जून को वो 3 करोड़ रुपया होगा। 100 करोड़ का 3% 3 करोड़, और एसबीआई की जो लिक्विडिटी होगी वो कितनी होगी, 97 करोड़ रुपया। यानी कि एसबीआई का जो 1 जून को जो एनडीटीएल है 100 करोड़ रुपया है, आरबीआई द्वारा 1 जून को सीआरआर 3% है, तो एसबीआई का 1 जून को सीआरआर 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। 100 का 3% 3 करोड़, बचा कितना, 97 करोड़ रुपया। यही 97 करोड़ रुपया वो मार्केट में डाल सकती है, और यही 97 करोड़ रुपया एसबीआई का क्या है, लिक्विडिटी है। अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लेंगे कि जब आरबीआई के द्वारा सीआरआर को वर्तमान की दर 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 5% कर दिया जाए। सीआरआर की दर को 3% से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 5% कर दिया गया। केस नंबर 2 है, और हम लेते हैं कि ये डेट 2 जून को ऐसा हुआ। 2 जून को आरबीआई ने बताया कि अब सीआरआर कितना होगा, 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5%। अब सीआरआर 5% है, यानी कि अब एसबीआई को अपने एनडीटीएल के 5% कैश को रिजर्व के रूप में रखना होगा। हमने यहाँ क्या कहा कि बैंक कौन सा लिया, हमने एसबीआई। 2 जून को एसबीआई का हमने माना कि एनडीटीएल कितना रहा, 100 करोड़ ही रहा। तो 2 जून को एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है, और 2 जून को आरबीआई कहती है कि एसबीआई को अपने एनडीटीएल का 5% सीआरआर के रूप में रखना होगा। यानी कि 2 जून 2020 को एसबीआई का जो सीआरआर होगा वो 100 करोड़ का 5%, 100 करोड़ का 5%, यानी कि 5 करोड़ रुपया एसबीआई का क्या होगा, सीआरआर होगा। यानी कि इस 5 करोड़ रुपए को एसबीआई को आरबीआई के पास इमरजेंसी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व में रखना होगा। इस पैसे को एसबीआई बिल्कुल मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकती लोन देने के रूप में। तो अब मार्केट में लोन देने के लिए एसबीआई के पास कुल कितना रुपया बचा, 100 करोड़ में से ये जो रिजर्व रखा गया पैसा 5 करोड़, इसको घटाएंगे तो 95 करोड़ रुपया एसबीआई के पास बचा। यही 95 करोड़ रुपया और पैसा है जिसको एसबीआई लोन के रूप में ओपन मार्केट में डाल सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब 2 जून को सीआरआर 5% कर दिया गया बढ़ा करके, और एसबीआई का एनडीटीएल 2 जून को भी 100 करोड़ रुपया है, तो 2 जून को एसबीआई का जो सीआरआर है वो कितना होगा, 5 करोड़ रुपया। और 2 जून को एसबीआई का जो लिक्विडिटी होगी वो कितनी हुई,
5 करोड़ रुपए। तो केस नंबर 2 हमने ये देखा। केस नंबर 3 हम देते हैं और ये हम लेते हैं कि 3 जून को क्या हुआ कि आरबीआई ने ये कहा कि अब हम सीआरआर को उसकी वर्तमान जो दर है 3%, इससे घटा के कितना कर दे रहे हैं, 2%। कितना कर दिया, 2%। यानी कि अब सीआरआर कितना हो गया, 2% कर दिया गया। इसका मतलब, ये डाटा केवल हम समझाने के लिए ले रहे हैं, इसको समझिएगा, 2% कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि एसबीआई जिसका एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है, अब आरबीआई कहती है एसबीआई से कि आप 3 जून को आपका एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है, 3 जून को हमने तय किया है कि 2% सीआरआर लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एसबीआई को 3 जून को अपने एनडीटीएल 100 करोड़ का 2% यानी कि 2 करोड़ रुपया सीआरआर के रूप में रखना होगा, रिजर्व के रूप में। यानी कि 3 जून को क्या हुआ, 3 जून को हुआ ये कि एसबीआई का जो सीआरआर है वो 100 करोड़ का 2%, 100 करोड़ का 2% यानी कि 2 करोड़ रुपया एसबीआई का क्या है, सीआरआर है। और अब चूंकि ये 2 करोड़ रुपया सीआरआर है, इस पैसे का इस्तेमाल एसबीआई किसी भी रूप में नहीं कर सकती लोन देने के लिए। ये रिजर्व रखना ही रखना है। किस काम के लिए, इमरजेंसी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए। तो एसबीआई अब क्या करेगी कि उसके पास कुल कितनी पैसा बचा मार्केट में डालने के लिए, कुल एसबीआई की जो लिक्विडिटी बची उस 100 करोड़ रुपए में से जो सीआरआर के रूप में रिजर्व रखा गया 2 करोड़ रुपए, उसको घटा देंगे तो 98 करोड़ रुपए बचे। यही 98 करोड़ रुपए एसबीआई की लिक्विडिटी मनी होगी जिसको वह मार्केट में डाल सकती है। तो हमने इस प्रकार देखा। अब आप समझिएगा, हमने केस 1 में क्या कहा, सीआरआर लिया। हम आपको एक डायग्राम बना के समझाना चाहते हैं, जितनी बात अभी हमने किया। सीआरआर लिया, हमने क्या कहा कि जब 1 जून को, यानी कि जब सीआरआर 3% है, तब एसबीआई का हमने देखा था जिसका एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए है, जब सीआरआर 3% मेंटेन करना, तो हमने देखा था कि एसबीआई का जो लिक्विडिटी मनी थी वो कितनी थी, लिक्विडिटी मनी कितनी थी, 97 करोड़ रुपया। क्यों, सीआरआर 3% मेंटेन करना है, एसबीआई का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ का 3% यानी कि 3 करोड़ रुपया आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व रखना है। बचा कितना, 97 करोड़ रुपया। यही 97 करोड़ रुपया एसबीआई मार्केट में डाल सकती है। तो इस प्रकार जब सीआरआर 3% है तो एसबीआई की लिक्विडिटी कितनी हो गई, 97 करोड़ रुपए। लेकिन जब सीआरआर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5%, यानी कि अब एसबीआई को अपने एनडीटीएल यानी कि 100 करोड़ का 5% यानी कि 5 करोड़ रुपया सीआरआर के रूप में रखना होगा। तो अब एसबीआई के पास कुल कितना रुपया बचा जिसको लोन के रूप में दे सकती है, तो 100 करोड़ में से आप 5 करोड़ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 95 करोड़ रुपए। यानी कि जब सीआरआर 5% है तब एसबीआई की जो लिक्विडिटी है वो कितनी हो रही है, 95 करोड़ रुपए। ये लिक्विडिटी हो रही है एसबीआई की। तीसरा केस हमने लिया था कि जब सीआरआर को घटा करके 2% कर दिया जाए, यानी कि आरबीआई अब ये कहती है कि एसबीआई से कि आपका एनडीटीएल जो 100 करोड़ रुपया है उसका 2% यानी कि 2 करोड़ रुपया आपको हमारे पास यानी कि आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में, कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। अर्थात अब जब सीआरआर 2% है तो 100 करोड़ का 2 करोड़ रुपया सीआरआर के रूप में जमा हो गया। अब एसबीआई के पास जो लिक्विड मनी बची, एसबीआई की जो लिक्विडिटी बची वो बची 98 करोड़ रुपए। 98 करोड़ रुपए ये एसबीआई की क्या बची, लिक्विडिटी बची। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब सीआरआर 3% तो लिक्विडिटी 97 करोड़ रुपया, जब सीआरआर 5% तो लिक्विडिटी 95 करोड़ रुपया, और जब सीआरआर 2% तो लिक्विडिटी 98 करोड़ रुपया। तो हमने यहाँ क्या रिलेशन निकाला, जब सीआरआर 3% से बढ़ करके 5% हो गया तो लिक्विडिटी घट करके 97 करोड़ रुपए से क्या हो गई, 95 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन जब लिक्विडिटी 3% से घट करके 2% हो गया तो जो सीआरआर है, सॉरी, जब सीआरआर 3% से घट के 2% हो गया तो लिक्विडिटी 97 करोड़ रुपए से बढ़ करके कितनी हो गई, 98 करोड़ रुपए हो गई। तो इस तीनों रिलेशन से हमने आपके लिए प्रूफ कर दिया कि जब जब सीआरआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, घटेगी। जब सीआरआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये बात हमने आपको समझाया।
इतनी सी बात हमें समझानी थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो यही हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि देखिए कि जब CRR और लिक्विडिटी का रिलेशन, कि लिक्विडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR, यानी कि CRR बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, CRR घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। हमने पहला केस क्या लिया कि जब RBI के द्वारा CRR को उसके वर्तमान दर यानी कि 3% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया, यानी कि अब CRR 5% है, CRR 5% है, CRR 5% है। और SBI जिसके पास NDTL 100 करोड़ रुपया है, उसे यानी कि SBI को इस NDTL का अर्थात 100 करोड़ का 5% CRR के रूप में रखना होगा, अर्थात 100 करोड़ का 5% 5 करोड़ रुपया, अर्थात SBI का जो CRR हुआ वो 5 करोड़ रुपया हुआ। और SBI के पास जो लिक्विड मनी बची वो कितनी बची, 95 करोड़ रुपए। जब 5% CRR है तो कितना बच रहा है, 95 करोड़ रुपए, अर्थात CRR 5%, NDTL 100 करोड़, तो कितना रुपया बचा, 95 करोड़ रुपए। फिर दूसरा केस हमने अभी आपको लेकर समझाया था, उसमें क्या कहा, जब RBI के द्वारा CRR को तो इस प्रकार जब RBI ने CRR को 3% से घटा करके 2% कर दिया गया, तो अब SBI जिसका NDTL 100 करोड़ रुपया है, उसे अपने 100 करोड़ का 2% CRR के रूप में रखना होगा, यानी कि 2 करोड़ रुपया CRR के रूप में रखेगी, और उसके पास जो कुल लिक्विडिटी मनी बची 98 करोड़ रुपए बची। तो जब CRR 2% है तो लिक्विडिटी मनी कितनी बच रही है, 98 करोड़ रुपया। यही हमने आपको एक डायग्राम के रूप में यहाँ समझाने की कोशिश किया है, एक डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश किया है। देखिए जब CRR 3% है तो लिक्विडिटी 97 करोड़ रुपया है। जब CRR को RBI बढ़ा करके 5% कर देती है तो लिक्विडिटी 95 करोड़ रुपया हो जाती है। जब CRR को RBI 3% से घटा करके 2% कर देती है तो लिक्विडिटी कितनी है, 98 करोड़ रुपया। यानी कि देखिए जब CRR 3 से बढ़ा करके 5% हो रहा है, 5% हो रहा है तो लिक्विडिटी 97 करोड़ रुपए से घट करके कितना हो जा रही है, 95 करोड़ रुपया। इसका मतलब क्या है कि जब CRR 3% से बढ़ा करके 5% हो रही है तो लिक्विडिटी 97 करोड़ रुपए से घट के कितनी हो रही है, 95 करोड़ रुपया हो रही है। इसका मतलब CRR बढ़ा तो लिक्विडिटी घट गई। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जब CRR 3% से घटा करके 2% कर दिया जा रहा है तो लिक्विडिटी 97 करोड़ रुपए से बढ़ के कितनी हो जा रही है, 98 करोड़ रुपया। इसका मतलब क्या कि जब CRR को 3% से घटा करके 2% किया जा रहा है तो लिक्विडिटी 97 करोड़ से बढ़ के कितनी हो जा रही है, 98 करोड़ रुपया हो जा रही है। इसका मतलब कि जब CRR घटा तो लिक्विडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस प्रकार हमने आपको रिलेशन समझाया। तो इस प्रकार आज हमने CRR की क्लास कंप्लीट किया। तो 4 क्लासेस में हमने जो RBI के लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर के टूल्स हैं उनमें से 4 को पढ़ लिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR। अब बचा बैंक रेट, MSF, PLR। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम CRR में हमने क्या देखा, CRR क्या होता है, CRR एक अमाउंट है जिसको किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने कुल NDTL के कुछ % के रूप में RBI के पास रिजर्व में रखना होता है। और रिजर्व में किस लिए रखना होता है, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई लिक्विडिटी की समस्या आती है या पेमेंट लायबिलिटी को लेकर कोई समस्या आती है तो उसको पूरा किया जा सके इमरजेंसी के रूप में इस कैश से। तो इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो क्या निकाला था कि जो CRR है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो हमने कहा CRR डिफाइन किया जाता है RBI के द्वारा। CRR किसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है, तो हमने कहा CRR अप्लाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। फिर हमने डिफिनेशन से कंक्लूजन निकाला था कि CRR का जो काउंटिंग है वो डेली NDTL पे किया जाता है, नेट डिपॉजिट एंड टर्म लायबिलिटी। तो CRR की जो कैलकुलेशन है वो NDTL पे किया जा रहा है, NDTL का कैलकुलेशन डेली बेसिस पे किया जा रहा है। इस प्रकार हमने निष्कर्ष निकाला कि जो CRR है उसका जो कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे किया जाता है, यानी कि CRR परिवर्तनीय है, फिक्स नहीं है। इसको आप ध्यान में रखिए। और CRR मैंडेटरी है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ये वैकल्पिक नहीं है, ये मैंडेटरी है कि मतलब इतना मेंटेन करना ही करना है। तीसरा बात हमने निकाला था, निष्कर्ष वो निकाला था कि CRR को कैश के रूप में रिजर्व रखना होता है। चौथा कंक्लूजन हमने निकाला था कि जो CRR है वो RBI के पास रिजर्व में रखना होता है। तो इतनी बातें हमने कंक्लूजन से निकाली थी। फिर हमने बात किया था कि जो CRR है
उसका लिक्विडिटी से क्या रिलेशन है, तो हमने कहा था कि सीआरआर और लिक्विडिटी के बीच में अपोजिट रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जब सीआरआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी और जब सीआरआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी सीआरआर के लिमिट्स की, तो हमने बात किया था कि 2007 से पहले जो सीआरआर है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दोनों आरबीआई के द्वारा डिसाइड कर दी गई थी, तय कर दी गई थी। 2007 से पहले सीआरआर की जो मिनिमम लिमिट थी वो 3% थी और जो मैक्सिमम लिमिट थी वो कितना थी, 15%। यानी कि किसी भी परिस्थिति में सीआरआर 2007 से पहले 3% से नीचे नहीं हो सकता था, 15% से ऊपर नहीं हो सकता था। लेकिन आगे चल करके 2007 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 यानी कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 के आर्टिकल 42 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और उसके बाद जो संशोधन के बाद निष्कर्ष निकला, संशोधन के बाद जो सीआरआर है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दोनों की बाउंड्री को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में सीआरआर की ना तो कोई मैक्सिमम लिमिट है ना तो कोई मिनिमम लिमिट है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई अधिकृत है कि लिक्विडिटी के हिसाब से वो मार्केट में सीआरआर के वैल्यू को, सीआरआर के लिमिट को तय कर सकता है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5-15 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। वो आरबीआई लिक्विडिटी के हिसाब से तय करेगी सीआरआर की लिमिट क्या होती है। अगला हमने देखा था कि सीआरआर जो है वो किस प्रकार एसएलआर से अलग है, और ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करिए। हमने क्या कहा था कि जो एसएलआर है वो किस रूप में रखा जाना है, तो हमने कहा था एसएलआर है वो रखा जाना है कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। वहीं सीआरआर को केवल कैश के रूप में रिजर्व में रखा जाना है। दूसरा हमने डिफरेंस बताया था, वो हमने कहा था कि जो एसएलआर है वो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 के आर्टिकल 24 में डिफाइन किया गया है। वहीं सीआरआर जो है वो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1994 के आर्टिकल 42 में डिफाइन किया गया है। तीसरी बात हमने कहा था कि जो एसएलआर है वो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, लेकिन जो सीआरआर है वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। चौथी बात हमने देखा था कि एसएलआर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब एसएलआर पे बैंक पैसा प्रॉफिट कमाते हैं, ब्याज कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, लेकिन सीआरआर पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा नहीं दिया जाता है कमर्शियल बैंक को। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और ये सारी चीजें हमने आपको रिवाइज करा दिया। आज के क्लास को देखने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है या मैंडेटरी हम मान सकते हैं कि उनको पिछली क्लास यानी कि सीआरआर की क्लास को देखना चाहिए। और ये हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे मिलेगा, वहां जाकर के आप देखिए, क्योंकि वहां हमने जो टर्मिनोलॉजी समझाई है, जो एनडीटीएल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको आप अच्छे समझ पाएंगे तो इस लेक्चर को अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। आगे की जो हमारी क्लास होगी वो बैंक रेट, एमएसएफ, पीएलआर पे होगी, यानी कि मौद्रिक पॉलिसी या मॉनेटरी बैंकिंग का जो सिस्टम है उसके जो 3 टूल्स और बचे हुए उस पर हम बात करेंगे। आज की क्लास के किसी भी कंफ्यूजन को लेकर के या किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के या किसी भी प्रकार के सिलेबस को, यूपीएससी के सिलेबस को, एग्जाम को लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। उसका भी पूरा माध्यम हम आपको डिस्प्ले करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज हम लोग के लिए है कि जल्द ही शैक्षणिक संस्थान जिसमें कोचिंग स्कूल कॉलेज हैं वो जुलाई से सरकार के द्वारा खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। बस हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो हमें ये मैंडेट दें या कितने जल्दी हमें वो कोई डायरेक्शन दें कि किस आधार पे हमें क्लास चलाने हैं, कौन कौन से टूल्स का हमें अप्लाई करना है। वो सारी चीज का, वो सारे नोटिफिकेशन आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्लास आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, हम बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आप कहीं से भी नर्वस मत होइए। हम योद्धा हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम जीतना जानते हैं, हम किसी भी चीज से परेशान नहीं होना चाहते। परिस्थितियों का क्या है जनाब, परिस्थितियां तो
दास होती हैं हमारे सपनों का, हमारे मेहनत का। हम जैसा चाहेंगे परिस्थितियां वैसे चेंज होती हैं। परिस्थितियां कभी भी परिवर्तित होती रहती हैं, परिवर्तित नहीं हो सकती तो हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने के पीछे हमारी जो ताकत है, हमारी दृढ़ सोच है, वो कभी नहीं परिवर्तित हो सकती। परिस्थितियों के दास हम नहीं, हमारी दास परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने वाला ही एक प्रशासक होता है और हमें वो करना है। बिल्कुल आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। हम आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से लगेंगे और अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे। हम आपसे अंतिम बार ये अपील करते हैं कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, किसी भी प्रकार के डायलेमा में ना रहें, किसी भी प्रकार के मानसिक प्रेशर में ना रहें। ये समस्या सबके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। और जिस समस्या के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उस समस्या को सोच करके अपने समय को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये हमारा गोल्डन समय है, मैं बार बार कहता आया हूं। इसका इस्तेमाल करिए, पढ़ाई करिए, लगे रहिए। जो लगा है, लगातार मेहनत कर रहा है, परिस्थितियों का दोष दिए बिना अपने कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो जरूर सफल हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी मोटिव से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने का आपके पास 3 मोड है। पहला टेलीग्राम आईडी है जो हमारी ये भूमि IAS, भूमि में B कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, यानी कि BHOOMI, भूमि IAS में पूरा कैपिटल रहेगा IAS। तो भूमि IAS टेलीग्राम आईडी है जिसपे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वो है 7827188599। तो 7827188599 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी क्वेश्चन को चेक कराने को लेकर के हम आपके यहाँ पूरी सहायता करेंगे। तीसरा, हमारा यूट्यूब चैनल पे आप पुराने लेक्चर को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।